खबर सोशल मीडिया पे चलाई विपिन नीमा जी 69 साल बाद गांधी जी अब रीगल टाकी पे बैठेंगे। दो विधायक ग्रामीण क्षेत्र के, एक शहरी क्षेत्र के विधायक हैं, चाहते हैं कि उनके जो पर्टिकुलर कुछ तय जगह है वहाँ की गाइडलाइन को इतनी बढ़ा दी जाए, 2 से 3 गुना बढ़ दी जाए कि उनके भी न्यारे हो जाएं। गलत समय पे गलत चैलेंज कर दिया विकास अवस्थी। अब ये फिल्म कितनी दिन चलेगी, कितने समय तक चलेगी, ये तो अभी तय होना बाकी है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा लगने लगा शायद कि वो शायद बहुत बड़े नेता हो गए ब्राह्मण समाज के, जबकि कहीं से कहीं तक उनको लेकर सहमति नहीं थी। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम कुछ 4-5 दिन व्यवधान हो गए, अलग अलग 5-1 दिन से, इसलिए बन नहीं पाया। इसकी हम क्षमा चाहते हैं। शेखर जी तफरी में चले गए थे और मेरे यहाँ कुछ पारिवारिक समस्या आ गई थी, उसके कारण में नहीं हम लोग तैयार नहीं कर पाए। बेहतर कार्यक्रम आपको दे सके इसलिए कोई नई टीम भी नहीं बनाई कि एक बेहतर टीम के साथ ही कार्यक्रम बनना चाहिए था। हमने कोशिश भी की पर कोई विकल्प नहीं मिले आपको, तो हमने आज जो आपके सामने आज फिर वापस आए हैं हम खबरों को लेकर। तो आज हम एक सोशल मीडिया की खबर से बात शुरू कर रहे हैं। खबर सोशल मीडिया पे चलाई विपिन नीमा जी ने, और विपिन नीमा जी ने डाला है कि 69 साल बाद गांधी जी अब रीगल टाकी पे बैठेंगे। मतलब अभी तक जो मूर्ति खड़ी थी वो मूर्ति अब जो है बैठ जाएगी। मतलब बैठे हुए गांधी दिखेंगे आपको। बैठे से मतलब आधे गांधी दिखेंगे, बैठे से मतलब ऐसे बैठे नहीं दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी की भी समझ में आ गया कि यहाँ मेरे बैठे बिना कुछ होएगा नहीं, अब मैं खड़े खड़े थक गया हूँ, क्योंकि समस्याएं इतनी हो गई है शहर की, वहाँ बैठने की जरूरत पड़ गई। कोई ऐसा व्यक्ति बैठने वाला भी चाहिए, तो उन्होंने एक खबर बनाई है। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि ये 3 फैसले उसी जिस साल में बनी थी मूर्ति, उसी 3 फैसले उसी समय पर हुए थे। एक तो 1956 में जो है यहाँ पर इंदौर में MY भी बना था, जबकि आबादी 35,000 थी। इसका जिक्र भी उन्होंने इस खबर में किया है। और ये सभी चीज़ों का जो है MY भी प्रारंभ हुआ था। रीगल टाकीज पे गांधी जी की खड़ी हुई प्रतिमा भी स्थापित हुई थी। अच्छी खबर थी, हमने कहा आपके संज्ञान में डाल दें हम आपको, इसलिए हमने ये खबर आपको बताई। तो शेखर जी शुरू करें अपन जी, है ना? तो शेखर आज हम शुरू कर रहे हैं खबर अग्निबाण से ही। अग्निबाण पे आज खबरें हैं। एक तो ये खबर तो खैर पहले भी आ चुकी है, प्रशासन की मदद से भिक्षावृत्ति करने 62 छात्र छोड़े गए हैं। ये सब पहले भी मतलब जो छात्र थे उनको वहाँ भिक्षावृत्ति से निकाल कर स्कूल भेजा जा रहा है। अच्छी परंपरा है, हालांकि खबर पुरानी है ये। और खबर एक और ये है कि रालामंडल के अभ्यारण्य में पर्यटक कम हो गए हैं, आमदनी घट गई है, सुधर जाएगी, पर एक अच्छा पर्यटक स्थल तैयार हो गया है। बेसिक खबर ये है कि इंदौर में खुलेंगे नए फिश पार्लर। फिश पार्लर से आप ये ना समझें कि ब्यूटी पार्लर जैसा काम है ये। फिश पार्लर मतलब मछलियाँ बेचने वाला मामला है ना। हाँ, तो ये क्या है, मछलियों की जरा नई तकनीक से दुकानें लगेगी। एक अच्छी खबर है, पहले दौर में 37 बनाने का है, उसमें 5-1 लाख रुपए खर्च होंगे। 5 लाख रुपए में 37 दुकानें बन जाएगी? नहीं, 5 लाख में 37 दुकान नहीं, एक दुकान पर 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। और चूंकि ये फिश पार्लर का मतलब मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके से समझा दूं। अभी यहाँ तक हम सड़कों पे निकलते हैं तो हम देखते हैं सड़क किनारे मछली बेचने वाले बैठे रहते हैं, बदबू आती है हम लोगों को। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, और खुले में देख कर भी बड़ी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उसका एक रास्ता मत्स्य विभाग और नगर निगम मिलकर निकाल रहा है, और शहर के अंदर जहाँ जहाँ पर जो है खुले में मछलियाँ बिकती है वहाँ पर ये कुछ फिश पार्लर बनाना जा रहा है। उसका नाम फिश पार्लर दिया गया है ताकि वहाँ अंदर बढ़िया सजावट से मछलियों को रखा जा सके, अंदर रहे, उसकी बदबू भी ना आए, और जिन्हें पसंद नहीं उनकी नज़र भी ना पड़े, उनके लिए फिश पार्लर बनाए जाएंगे। अच्छी बात है, इसमें भी जैसा रहता है फर्क कुछ नहीं है। सब अंदर की साइड में रहेगा, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ब्यूटी पार्लर में भी सब अंदर ही रहता है, आपको देखने को कुछ नहीं मिलता है। एक और है कि MG रोड पर जो इंद्रप्रस्थ टावर के पास में वो पानी लीकेज को लेकर आज फिर एक लंबा चौड़ी खुदाई कर दी गई है, और फिर उस पूरे रोड पे दिक्कत होने लग गई है। क्या है, ये खुदाई के काम खत्म नहीं होते? ऐसा मान लें कि अब हम गर्मी की शुरुआत हो गई है, और जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है नर्मदा लाइन का लीकेज जो है ज़मीन से बाहर आने लगता हैगा। तो ये शुरुआत है। अभी विजयनगर में भी कल लाइन खोदी गई है, इंद्रप्रस्थ टावर के पास में भी खोदी गई है। ये इसलिए नहीं खोदी गई कि आज हो गया, ये कई दिनों से पानी निकल रहा था। अब उस पानी को ढूंढा जा रहा है कि वो लीकेज कहाँ है। उस लीकेज की तलाश में लंबी लंबी लाइन सड़क को चीरी जा रही है। वाह, ये भी खरी बात है।
आज दो ये कल मनीष मामा का जन्मदिन था, आज चीकू यादव जी का जन्मदिन है। चीकू यादव मिल एरिया के नेता। ये चीकू यादव जी वही है क्या जो वो पार्षद के निवास पे गए थे, बिल्कुल, जिन पे आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कपड़े उतराए थे उस बच्चे के, नहीं शायद वही चीकू यादव है। इनका भी उसमें नाम चला था। हाँ। ये भी उसके अंदर नाम चला था। उसके बाद में इनका हालांकि जन्मदिन आया है, आरोपी नहीं बने हैं उसके अंदर, नाम तब ये भी इनका भी चला था उसके अंदर। नहीं पर ठीक है ना, अच्छा, अच्छी बात है। एक और खबर यह है कि इस पर हम राजनीति में चर्चा कर लेंगे। भाजपा ने एक सप्ताह में 3 करोड़ रुपए जुटा लिए, बहुत कम रकम थी इसलिए जोड़ जाड़ लिए, कोई तकलीफ नहीं रही। और एक खबर पर जरूर हम बात करना चाहेंगे इस पर कि शहर भर में ये फ्रूट जूस के नाम पर जो शक्कर का घोल बेचा जा रहा है, इसको लेकर अच्छी खबर दी अग्निमांड ने। और इससे जो है ये इसमें आप ये मानिए कि ये आपको कोई फ़ायदा तो नहीं करता है, बल्कि शक्कर के कारण आपको और भयानक नुकसान पहुंचा रहे हैं ये फ्रूट जूस। इस पर रोक भी लगना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी में फल कम होने की वजह एसेंस और चाशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो आपके शरीर को फ़ायदा नहीं दे रही है, आप ये मान के चलिए बड़ा नुकसान कर रही है। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। FSSAI ने इस पर लगाम कसने के लिए कहा है, जो है खाद्य विभाग को कहा है कि वे नमूने ले, डेली रिपोर्ट ऊपर पेश करें। चूंकि गर्मी के दिनों में फ्रूट जूस की दुकानें, जो लिक्विड तरल लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसकी दुकानें जगह जगह खुल आती है, और सस्ते दामों में देने के चक्कर में इसके अंदर जो है किस तरीके का केमिकल एसेंस मिलाया जाता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और जो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, उस पर FSSAI ने लगाम कसी है। अब देखेंगे उस पर पालन कितना होता है, कितनी जांच होती है, कितनी रिपोर्ट रोज जाती है, ये तो वक्त बताएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आदेश जो होता है जैसे ही कोई मौसम आता है उसमें शुरुआत में दिए जाते हैं। और सही बात है, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी ठेलों पे आप ये जूस पीने जाते हैं, कृपा करके अपने सामने ही जूस डलवाएं, भले ही वो कम फीका लगे आपको, पर वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा आपके लिए। शक्कर और ये डलवाने से वो नुकसान करने लग जाता है, इसलिए कृपा करके इसको देख लें, पीने से पहले जांच जरूर कर लें। अब हम पत्रिका की खबरों की बात कर ले रहे हैं। पत्रिका की खबरों में 2 खबरें बहुत अच्छी है। एक तो RTO को ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं वाहन, गले की हड्डी बन गए। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के डिफाल्टर जो हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, कहाँ भेज बाज के या कहाँ भंगार हो रहे हैं उनके वाहन। बस सूची में नाम चढ़ा हुआ है, ये भी जो है बट्टे खाते में बाद में डालना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे नगर निगम आजकल बट्टे खाते में तमाम जगह पैसा डल रहा है बैंकों का, ऐसे यही बट्टे खाते में ही जाएगा, क्योंकि इनकी वाहनों को कोई जानकारी नहीं है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये टैक्स के वो बकायेदार हैंगे जो डिफाल्टर हो चुके हैंगे। अब चूंकि वो गाड़ियां गायब हो गई है, अब RTO की मजबूरी हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को ढूंढ कर उसे जब्त कर सकता है, पर जब्त करने जाए कहाँ? कई गाड़ियां खेत खलियान में भेज दी गई, कई गाड़ियां जो है अंडरग्राउंड ऐसी जगह रख दी गई है, और कई गाड़ियों की तो जो गाड़ी मालिकों ने उसको कटवा दिए, उसका एक एक पुर्जा बेच के खा गएंगे। तो ऐसे में परिवहन विभाग कहाँ से ढूंढ के लाएगा, कैसे लक्ष्य पूरा करेगा, ये तो वही जाने। वो बात करते हैं परिवहन विभाग और आबकारी विभाग, शासन के 2 ऐसे विभाग होते हैं जहां से उनकी तगड़ी कमाई होती हैगी। अभी इस बार की जो कमाई इंदौर में दी गई थी, 1000 करोड़ से ज़्यादा की दी गई थी टैक्स वसूली को लेकर, पर इस तरीके से कुछ हो नहीं पाया। 200 करोड़ से ज़्यादा अभी भी परिवहन विभाग को उगाना बाकी है, और सिर्फ मात्र 1 महीना और बचा है। और इसमें भी जिन कुछ ट्रकों की हालत या कुछ वाहनों की हालत ऐसी है कि वो जो दोनों पहिए नहीं, वो चारों पहिए निकाल के उस पर खड़े हैं स्टूल पे, और उनसे लेने हैं कि कम से कम 5-6 लाख रुपए, जबकि वो जो चेचिस जो है ना वो 50,000 में भी नहीं बिकने को तैयार है। ऐसे वाहन भी है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। गाइडलाइन में पहले से खींचतान शुरू हो गई है। 3 विधायकों ने गुपचुप आपत्ति लगाई है गाइडलाइन को लेकर। 156 जगह पे जो है गाइडलाइन बढ़ाने को लेकर निर्णय हुआ है। अब वो 1 अप्रैल से बढ़ेगी ना, 1 अप्रैल से, तो उसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई, और इधर विधायक भी मोर्चा संभाल चुके हैं। क्या है शेखर? वैसे इस खबर में सबसे अच्छी बात यह है कि जिन विधायकों ने आपत्ति ली है, उन विधायकों की क्या दिलचस्पी, ये बड़ा ही समझने वाली बात है। उस खबर में उसका जिक्र भी किया गया है, हालांकि खुल के नहीं किया गया है, पर छोटे शब्दों, कम शब्दों में बताया गया है कि इन विधायकों की दिलचस्पी इसलिए है कि कहीं ना कहीं इनका हित उन जगहों से, उन जमीनों से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 विधायक ग्रामीण क्षेत्र के, एक शहरी क्षेत्र के विधायक हैं। चाहते हैं कि उनके जो पर्टिकुलर कुछ तय जगह है वहाँ की गाइडलाइन को इतनी बढ़ा दी जाए, 2 से 3 गुना बढ़ दी जाए कि उनके भी न्यारे हो जाएं। और जिला मूल्यांकन समिति की बैठक इसी महीने होने वाली है, और ये तैयारी करके बैठे हैं कि हमारे इलाके की गाइडलाइन को तो हम बढ़वा के रहेंगे, इलाके में सिर्फ हमारी जो तय जगह है जहाँ हमारा हित होने वाला उसकी गाइडलाइन बढ़वा के रहेंगे। वाह, ये बहुत अच्छी बात है भाई सर, ऐसा होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सभी जगह की गाइडलाइन उतनी बढ़वा दो जितनी विधायक जी अपने क्षेत्र में चाह रहे हैं, ताकि कम से कम दूसरों को भी लाभ मिले, सबके दिन फिरे, भले ही खरीदने वाला दिवाली हो जाए खरीदने के बाद में। अब हम प्रभातखंड की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभातखंड खबरों में 2 खबरें बड़ी अच्छी है। तो एक तो ये कि नगर निगम ने इजाज़त दी आइडिया को रोकने, आइडिया होता कौन रोकने वाला। एक ये है ड्राइव इन सिनेमा वाला। ये इस प्रकार के टैकीज होते हैं, ओपन खुले हुए रहते हैं, आप कार में ही बैठ कर पिक्चर देख सकते हैं, कार में बैठ कर नाश्ता कर सकते हैं परिवार के साथ में, और सामने एक बड़ा भारी वो लगा रहता है पर्दा जिस पे आप पिक्चर देख सकते हैं।
और यहाँ पिक्चर शुरू नहीं हो उसके पहले कोई दूसरी पिक्चर शुरू हो गई इसके अंदर। क्या है ये? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ड्राइव सिनेमा की ये फिल्म शुरू होने से पहले आईडीए ने अपनी पिक्चर इस पर लगा दी हैगी, आईडीए ने रोक लगा दी हैगी। हालांकि बहुत पुराना मामला है, 1993 का मामला है। मनोहर देव की ये जमीन जो हुआ करती थी, उन्होंने आईडीए से लड़ाई लड़ी, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी, वे नगर निगम से इजाज़त भी मांगने गए, इजाज़त नहीं मिल रही थी तो भी कोर्ट गए, सब कुछ चला, पर आखिर में जाके वे कोई फिल्म शहर के लोगों को दिखा पाते, उसके पहले उन्हें आईडीए ने फिल्म दिखा दी हैगी। अब ये फिल्म कितनी दिन चलेगी, कितने समय तक चलेगी, ये तो अभी तय होना बाकी है। हाँ, मनोहर देव को खुद की पिक्चर बना लेना चाहिए कि एक ड्राइव इन सिनेमा को लेकर इंदौर में कैसी फिल्म बनती है। कितना संघर्ष किया है। सही बात है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। ये है ना, ये आरटीओ वाली है। ये आरटीओ ने पुलिस की सूची लौटाई। हाँ, ये भी एक खबर में मजेदार है। ये जितने पुलिस ने चालान बनाए थे वो आरटीओ भेजे कि इनके लाइसेंस रद्द कर दो। आरटीओ ने कहा कि इनके लाइसेंस का नंबर दो। अब अगर आप गाड़ी रास्ते में पकड़ोगे तो लाइसेंस का नंबर कहाँ से मिलेगा? तो आपने कैमरे से निकाले फोटो। क्या है ऐसे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर में जो कैमरों से चालान बन रहे हैं, ऐसे लोगों को जो बार बार नियमों को तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक नया रास्ता निकाला था। दिसंबर में ऐसे लोगों की सूची बनाई जिन्होंने एक महीने में 10 से ज्यादा बार सिग्नल को नियमों का पालन नहीं किया। इसमें ज्यादातर हेलमेट नहीं पहनने वाले लोग हैं। जनवरी में 5 से ज़्यादा बार जिनों के चालान बने हैं, इसकी सूची आरटीओ को भेजी गई कि इनके जो लाइसेंस कुछ समय के लिए निरस्त कर दिया जाए। अब आरटीओ की परेशानी ये है कि आरटीओ ने एक चिट्ठी लिखकर वापस सूची लौटा दी कि मुझे इनके लाइसेंस नंबर तो दे दें कि वो कौन गाड़ी चला रहा था, उसका गाड़ी का लाइसेंस नंबर क्या आएगा। समस्या भाई साहब इसमें यह है कि ना आरटीओ ना ट्रैफिक पुलिस इसमें पार्टी बनना चाहता है। किसी का लाइसेंस मान लो निरस्त कर दिया जाता है और उस पीरियड में उस गाड़ी से कहीं एक्सीडेंट अगर हो जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट में किसे जवाब देने खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी है। इसीलिए सब ऐसा कोई हवन करना नहीं चाहता है जिसमें हाथ जले। शासन के लोग तो चाहते ही हैं। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर ले रहे हैं। दोपहर की दो खबरों पहले पेज की 2 खबरों की बात कर रहा हूँ मैं आज। एक तो आज शेयर बाजार फिर खुलते ही 300 अंक गिरा, शायद उसके बाद में भी और गिरा होगा। कुल मिलाकर ये 5 महीने से लगातार शेयर बाजार गिर रहा है। पिछले 2 महीने में शेयर बाजार में 41 लाख रुपए से ज़्यादा निवेशकों खर्च स्वाहा हो गए और 5 महीने का अगर टोटल लगाओगे तो 100 लाख करोड़ रुपए निवेशकों की जेब से निकलकर हवा हो गए, मतलब हवन हो गया ये राशि, और निवेशक वहीं के वहीं खड़े हैं। कई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने बैंकों से पैसा निकाल कर शेयर बाजार में लगाया था। और अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इस बार 90 करोड़ लोग आएंगे उज्जैन में सिंहस्थ पे स्नान करने। तो मैंने पूछा क्यों आएंगे 90 करोड़ लोग, कहाँ से आएंगे? बोले 30 करोड़ ये भी तो आएंगे, बेचारे नंगे हो गए थे तो खुद ही नागा देवता के रूप में वहाँ नहाने आएंगे ना, क्योंकि इनके तो पैसे नहीं है इनके पास में। ये अलग बात है। पर एक खबर और है इसके अंदर जो है कि 100 करोड़ जो है देशवासी ऐसे हैं जिनको पास में दोनों टाइम खाना और अपना रोज का खर्चा चलाने के बाद 1 रुपया भी बचत नहीं हो पा रही। 100 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर आश्रित हो चुके हैं। ये आंकड़ा निकाला गया है, उन्होंने पूरी स्टडी की है। ब्लूम के नाम से ये कंपनी है जो वेंचर कंपनी है जिसने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। और उन्होंने बताया कि मात्र अब देश में 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हवाई जहाज में भी घूम सकते हैं और इसके अलावा जो चाहे वो खरीद सकते हैं। मतलब 13 लाख रुपए के लगभग जिनकी हर साल की आय है। तो 13 लाख वालों को इसीलिए सरकार ने बाकी सबको छोड़ दिया कि इनसे देश का कोई भला नहीं होना है। 13 लाख रुपए जो आयकर में दाता है उनका टैक्स उनको फ्री कर दिया ताकि यही लोग बाजार में कुछ बाजार को रफ्तार दे सकते हैं। सरकार ने ये कोशिश की। इसके बाद जो लोग हैं वो 2,60,000 रुपये साल कमा रहे हैं। वो कौन से लोग हैं? जिनके कुल खर्च जो आबादी का 33% है। इन लोगों ने ही बाजार में खरीदारी बिल्कुल बंद कर दी। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है वो है उन 100 लाख लोगों की जो रोज़ कमाते और खाते थे। इन लोगों के पास रोज़गार ख़त्म हो गया और ये सारे लोग जो हैं इन्होंने किसी भी प्रकार की खरीदी नहीं की। 2.5 करोड़ खाते ऐसे जिनमें पैसे ही जमा बंद हो गए, 2 साल से होना बंद हो गएंगे। ये तो हालत है इस देश की अर्थव्यवस्था की। कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत बुरी तरह बिगड़ गई और माना जा रहा है कि अगले कुछ समय में भारत मंदी के दौर में जा सकता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं खबरों पे। तो कुछ राजनीतिक खबरें हैं जिस पर हम शेखर जी राजनीति में बात कर लेते हैं। हम है ना, 2 खबरें हैं हमारे पास में। एक तो भाजपा का मामला है जिसमें 3 करोड़ रुपए जमा हो गए और दूसरा ये है कि कल कान्यकुब्ज समाज के चुनाव हुए। बड़े गर्मा गर्मी थी इस चुनाव को लेकर। विकास अवस्थी और संजय शुक्ला आमने सामने आ चुके थे। मतलब कुल मिला के ये हो रहा था कि शेर के सामने मेमने का चुनाव हो गया था कुल मिला के। पर किसी को गलत फहमी हो जाए तो क्या कर सकते हो आप। तो पहले तो हम बात करते हैं भाजपा ने 3 करोड़ रुपये 1 हफ्ते में जमा कर लिए।
टारगेट छोटा था, मुझे ऐसा लगता है 3 करोड़ का टारगेट दिया बहुत गया। छोटा। हाँ, मतलब तुझे खुद लिया था, दिया क्या था कि लिया खुद था? ही लिया गया। अच्छा, खुद ले लिया था, खुद ही स्वयं अपना टारगेट लेके पूरा कर दिया। तो 3 करोड़ का क्यों लिया? 2 करोड़ का भी ले लेते तो कौन मना नहीं, करेगा? एक्चुअली 3 करोड़ का टारगेट ऐसा लिया गया है कि पिछली बार कितना पैसा जमा हुआ था उस, और इस साल भर में दीनदयाल दफ्तर को चलाने के लिए जो खर्चा लगता है, अच्छा। उस खर्चे का आकलन लगाकर उस टारगेट को तय किया गया था। उस मान से 3 करोड़ रुपए के आसपास बन रहे थे। 3 करोड़ का लक्ष्य ले लिया गया। सुमित मिश्रा के लिए अच्छी खबर है कि अध्यक्ष बनते ही कुर्सी पे भले ही नहीं बैठे हैं अभी तक, वो जो भाजपा नगर अध्यक्ष की कुर्सी पे अभी भी नहीं बैठे हैं, लेकिन 3 करोड़ का लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया है। इसमें महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि महापौर अगर उसके प्रभारी हैं तो पैसा आना बड़ा आसान होता है। क्या मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा से सबसे ज़्यादा 58 करोड़ रुपए आए हैं। दादा दयालु जो उन्हें नगर अध्यक्ष बना के लेके आए, 58 लाख रुपए आए, 58 लाख रुपए हैं, और 28 लाख रुपए दादा दयालु ने दिए हैं। हाँ, कल दुकानदार बता रहे थे कि पिछले बार से ज़्यादा पैसे एकत्र कराए गए हैं हम लोगों से, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2-1 करोड़ रुपए और आ सकते हैं। वैसे प्रयास तो जारी हो गई कि बंद हो गया ये? 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लिया, मुझे लगता है कि अब नहीं किसी को परेशान किया जाएगा। तो ये हालत है भाजपा का अपना लक्ष्य पूरा करने की। हमने सुना है कि कांग्रेस ने भी अपना लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया है, और कांग्रेस का लक्ष्य जो है इतना नहीं है, पर कांग्रेस का भी एक छोटा सा लक्ष्य है। उनके गांधी भवन में वैसे ही खर्चा लगता नहीं है उनको शायद। तो क्या हालत है गांधी भवन में खर्चे को लेकर? गांधी भवन में खूब खर्चा लगता है। शहर अध्यक्ष बनना किसी के लिए बड़े जिगरे का काम है। जेब से हर महीने पैसे खर्च करने का जिगरा होना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष की जोड़ में ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, पैसे वाले 2-4 लोग ही होते हैं। जिनका पैसा नहीं है, पार्टी के लिए काम करना है, वे अध्यक्ष का सपना तक नहीं देखते हैं। हाँ, इसीलिए अरविंद बागड़ी का नाम चल रहा है क्या? हाँ, अच्छा, फिर बनना भी चाहिए, जायज बात है। पैसों के मामला है तो फिर क्या, बनना चाहिए। अब हम बात कर ले रहे हैं विकास अवस्थी की। विकास अवस्थी जी और संजय शुक्ला जो है, कल ये कान्यकुब्ज संस्था का चुनाव था, उसको लेकर आमने सामने हो चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि गलत समय पे गलत चैलेंज कर दिया विकास अवस्थी ने। विकास अवस्थी की कान्यकुब्ज समाज में नहीं, ब्राह्मण समाज में भी कोई ज़मीन नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा लगने लगा शायद कि वो शायद बहुत बड़े नेता हो गए ब्राह्मण समाज के, जबकि कहीं से कहीं तक उनको लेकर कोई सहमति नहीं थी। संजय शुक्ला के परिवार में विष्णु प्रसाद शुक्ला का बोया हुआ बहुत था, और इसलिए बोया हुआ था कि उन्होंने जिस कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी की सभा वहाँ कॉलेज बनवाया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए थे समाज में, इसलिए उनका अपना एक कद था। पर मेरी समझ में नहीं आया कि विकास अवस्थी की तबीयत खराब हो गई थी, क्यों एकदम मैदान पकड़ उतर? वैसे समाज की राजनीति हो या राजनीतिक मैदान हो, एक बार ऐसा लगता है 2-4 लोग अगर आपके साथ में हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस काबिल हो गए हैं कि आप किसी को भी मात दे सकते हैं। ऐसा ही मुझे लगता है विकास अवस्थी जी को भी लगा होगा, इसलिए वे उस फोरम पर खड़े हो गए और उन लोग उनके सामने खड़े हो गए जिन्होंने इन्हें खड़ा किया था। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे तमाम लोग जो संस्था पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़े दिन बाद संस्था पे अगर जीत भी गए तो संस्था पे बोझ बन जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए बोझ बन जाते हैं कि फिर वो संस्था न तो संस्था का सम्मान करते हैं, न ही संस्था उनका सम्मान करती है, क्योंकि संस्था के तमाम सदस्यों के बीच में अपना सम्मान खो देते हैं। इसमें भी यही हो रहा था कि अनूप शुक्ला को लेकर इतने आरोप, जो चुनाव संचालक थे, चुनाव के इनके अधिकारी थे, उस पर भी इतने आरोप लगा दिए थे विकास अवस्थी ने कि ऐसा लग रहा था कि अनूप शुक्ला खुद ही उठ के वोट डालने नहीं लग जाए। पर कुल मिला के सार अच्छा रहा, समय के साथ में सारी चीज़ें साफ हो गई, और ये चुनाव ने बता दिया कि जिन लोगों की अपनी ज़मीनें हैं उनकी अपनी ज़मीन होती है, और जिनकी कोई ज़मीन नहीं है वो केवल मुँह चला सकते हैं कि बाजार में अपनी छवि नहीं बना सकते, पहले इतने साल लगते हैं उसके बाद बनती है। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबरें। हम आपसे फिर आग्रह करेंगे, आज से हमने इस कार्यक्रम को फिर पूरी उसके साथ बनाना चालू किया, शिद्दत के साथ में। हम आपसे फिर आग्रह करेंगे, कृपा करके इस कार्यक्रम को एक बार फिर आपका प्यार स्नेह मिले, ताकि हम इसे नियमित रूप से बराबर आपके सामने लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।